हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन में। और हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी को कंटिन्यू कर रहे थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इन टर्म ऑफ केवीएस, DSSB, यूपी टेट, सुपर टेट एग्जाम्स में, और भी टीचिंग एग्जाम जो अदर स्टेट के आते हैं उसमें भी महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जैसा कि देखा था कि पियाजे स्टडी कर रहे थे कि बालक कैसे संज्ञानात्मक विकास करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है। उसके नजर में इन्होंने दो थ्योरी दी थी, एक थी 4 स्टेज थ्योरी और एक थी 4 फैक्टर थ्योरी। 4 फैक्टर थ्योरी को हम लोग पहले ही ट्रिक के साथ पढ़ चुके हैं। जो हम लोगों ने ट्रिक बनाई थी मूर्ख एक से एक, जिसमें MESE आता है, जिसमें M फॉर मैचुरेशन है और E फॉर अनुभव है, एक्सपीरियंस है, S फॉर सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया है, और E फॉर इक्विलिब्रेशन, जिसे साम्य की स्थिति बोला। तो इक्विलिब्रेशन एक पूरा साइकिल था, प्रोसीजर था, इस पे हम लोगों ने पूरा डिटेल से लेक्चर लगाया है। तो ये लेक्चर देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीवियस लेक्चर को और अच्छे से देखें, ताकि आपको ये लेक्चर और अच्छे से समझ आए। तो हम लोग कर रहे थे 4 स्टेज थ्योरी, जिसकी सेंसरी मोटर स्टेज को हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया है, और सेंसरी मोटर स्टेज की विशेषताओं को भी हम लोगों ने डिटेल से देखा था। तो सेंसरी मोटर स्टेज मतलब इंद्रिय गामक अवस्था, इसकी कुछ विशेषताओं को हम लोगों ने देखा था, जिसमें पहली विशेषता थी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार बालक इसी अवस्था में करता है। दूसरी विशेषता इसकी हम लोगों ने देखी, जो थी आपकी ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। और इसी की तीसरी विशेषता हम लोगों ने देखी रिफ्लेक्स एक्शन, अनैच्छिक क्रियाएं जिसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें हम लोगों ने उदाहरण देखे कि गुलगुली करना, ये सब सारी चीजें इसमें आ रही थी। और हम लोगों ने एक चौथी विशेषता भी देखी थी, जिसे कहते हैं डिफर्ड इमिटेशन। डिफर्ड इमिटेशन, डिफर्ड इमिटेशन को हम लोगों ने जाना कि विलंबित अनुकरण करता है बालक, पिता को देखता है और उसके बाद में जाके उसको रिपीट करने की कोशिश करता है। आज हम लोग ये इंद्रिय गामक अवस्था, जिसको नॉर्मली शेषावस्था से जोड़ते हैं हम लोग, 0 to 2 ईयर की होती है। आज हम लोग जो महत्वपूर्ण स्टेज है पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसकी हिंदी है पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसको हम लोग डिटेल से सीखेंगे, और इसमें हम लोग सीखने से पहले थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमें समझना ये है कि यहाँ ऑपरेशनल क्यों बोला गया। ऑपरेशनल से यहाँ पियाजे का मतलब है रीजनिंग से, मतलब है रैशनैलिटी से, मतलब है लॉजिक से। ठीक है, ये मतलब होता है ऑपरेशन। हम लोग करते भी हैं, मैथ में भी करते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन लगाते हैं हम लोग, और कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग में भी ऑपरेशन लगाते हैं। दिमाग में भी संक्रियाएं होती हैं जो कार्य करती हैं, तो हमारा दिमाग भी न्यूरोलॉजिकल संक्रियाएं जो है ऑपरेशन से उन पे वर्क करता है। कनेक्टिंग नेट की तरह स्ट्रक्चर है हमारे ब्रेन का। तो इसीलिए यहाँ ऑपरेशन से मतलब है संक्रियाएं, और यहाँ रीजनिंग से मतलब है तर्क, रैशनैलिटी से भी मतलब है तर्क, और लॉजिक से मतलब है तर्क। तो ये तो बात रही ऑपरेशनल की। लेकिन पियाजे ने इसको बोला प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि तर्क से पहले की अवस्था, तर्क से पूर्व की अवस्था, ऐसा बोला। अब भाई ऐसा क्यों बोला प्री ऑपरेशनल स्टेज? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस स्टेज को हम लोगों ने बांटा था 2 to 6 ईयर में, और इसे हम लोग कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड। इसी को बोला जाता है
पूर्व बाल्यावस्था। तो ये पूर्व बाल्यावस्था है, यानी कि इस अवस्था में बालक विद्यालय नहीं जाता, यानी कि इसी अवस्था को क्या कहते हैं, विद्यालय से पूर्व की अवस्था है, विद्यालय से पूर्व की अवस्था। ऐसा तो ऐसा बोला गया इस स्टेज में, यानी कि बच्चे में तर्क नहीं है, ऐसा पियाजे मानते हैं इस अवस्था में। तो इस अवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी हैं, उसको हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। तो अभी थोड़ा स्पेस बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी जो पहली विशेषता है उसे कहते हैं एनिमिज्म, और यहां से क्वेश्चन केबीएस और सीटेट में बहुत बार आया है। एनिमिज्म को हम लोग कहते हैं सजीववाद। जब बालक बॉर्न होके शेषव अवस्था को जस्ट निकाला ही है, यानी कि पास ही किया है और अपनी अर्ली चाइल्डहुड में घुस रहा है, तब बालक को ये समझ नहीं होती कि कौन सी चीज सजीव है और कौन सी निर्जीव है, कौन सी सजीव है, कौन सी निर्जीव है, कौन सी निर्जीव है, ये उसको पता नहीं होता। इसका मतलब है कि बालक सभी को सजीव मानता है, सभी को सजीव मानता है। सजीव का मतलब है कि लिविंग मानता है, मतलब मानता है कि सब में जान होती है, सब में जान होती है। यही कारण है कि जब बालक को किसी मेज से चोट लग जाती है तो वह उस मेज को मारने के लिए कहता है, और जब तक आप उस मेज को चोट नहीं मारते तब तक वह बालक रोना बंद नहीं करता, क्योंकि वह मानता है कि मेज भी सजीव है और मेज उसको चोट पहुंचा रही है, तो उसे भी दंड मिलना चाहिए। ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि जो बच्चियां हैं छोटी, वो डॉल से खेलती हैं, तो वो डॉल से बात करती हैं, गुड्डा गुड़िया की शादी कराती हैं। तो वो ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो मानती हैं कि उनमें जान है और उनकी भी हमारी तरह ही समाज में जो हो रहा है वैसे होना चाहिए। तो इसी विशेषता को सजीववाद बोला गया, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। यानी एनिमिज्म तब उस स्टेज की विशेषता है जब बालक में तर्क नहीं है, जब बालक में तर्क नहीं है। अगर बालक तर्क कर पाता कि ये मेज खाना नहीं खाती, ये मेज चलती नहीं है, ये मेज सांस नहीं लेती, तो वह समझ पाता कि मेज निर्जीव होती है और चोट मेज से नहीं लगी, हमारे टकराने से लगी है। इस बात को वो नहीं समझ पाता क्योंकि बालक में तर्क नहीं है। और किस अवस्था में तर्क नहीं है? तो पूर्व बाल्यावस्था में तर्क नहीं है, यानी कि प्री संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में तर्क नहीं है। इसलिए एनिमिज्म किस अवस्था की विशेषता है? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता है। यह क्वेश्चन 100% सीटेट एग्जाम में आता है और केवीएस के एग्जाम में भी कई बार रिपीट हुआ है। तो हम लोग अभी चलते हैं और नेक्स्ट विशेषता देखने की कोशिश करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनमें अंतर करना हमें आना चाहिए, क्योंकि जब अंतर नहीं करते तो इनकी विशेषताएं से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें सारी विशेषताएं एक जैसी लगती हैं। जैसे सेंट्रेशन हो गया, जैसे कंजर्वेशन हो गया। तो कंजर्वेशन और सेंट्रेशन ये एक ही तार लगते हैं, बट इन दोनों में चीजों में अंतर है। तो हम लोग चलते हैं इसकी दूसरी विशेषता की तरफ, जो है सेंट्रेशन। तो इस बात को समझना होगा कि एनिमिज्म यानी सजीववाद पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है और पूर्व बाल्यावस्था में ही आता है और पूर्व बाल्यावस्था में ही चला जाता है। यानी कि जब बालक उत्तर बाल्यावस्था में घुस रहा होगा, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त अवस्था में घुस रहा होगा,
तब उस बालक में एनिमिज्म जा चुका होगा। तो इन दोनों चीजों से क्वेश्चन आते हैं, इनमें समझना होगा कि अगर क्वेश्चन आए कि एनिमिज्म यानी सजीववाद किस अवस्था की विशेषता है, तो वो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। कोई कहे कि एनिमिज्म किस अवस्था में होता है, तो पूर्व बाल्यावस्था में होता है। अगर कोई पूछे कि एनिमिज्म किस अवस्था में चला जाता है, तो पूर्व बाल्यावस्था या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही चला जाता है। इस तरह से तो सेंट्रेशन को हम लोग कहते हैं केंद्रीकरण। तो ये केंद्रीकरण क्या है? केंद्रीकरण का मतलब है कि बच्चा इसमें केंद्रित होता है, केंद्रित होता है। और कहां केंद्रित होता है? केवल एक चीज पर, केवल एक चीज पर या फिर केवल एक दिशा पर, केवल एक दिशा पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। अब ऑब्वियसली बात सही है कि जब बालक का दिमाग विकसित नहीं हुआ तो दो दो विमाओं पर, तीन तीन डायरेक्शंस पर कैसे अपना ध्यान केंद्रित करेगा? नहीं कर पाएगा। वह एक बार में एक ही चीज को देख पाता है, एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक ये छोटा सा गिलास ले लिया और एक हमने बड़ा गिलास ले लिया। ये जो छोटा गिलास है वो थोड़ा सा चौड़ा है और एक ये बड़ा गिलास है ये लंबा है। दोनों ही 500 ml वाटर या मिल्क लेते हैं, ठीक है। तो अगर बालक से आप पूछते हैं कि बेटा कौन सी गिलास में दूध चाहिए, तो बालक कहेगा कि मुझे इस वाले गिलास में दूध चाहिए, इस वाले गिलास में दूध नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वह ऐसा मानता है कि जो मात्रा है वो इस गिलास में ज्यादा है और इस गिलास में कम है, इसमें लेस है, इसमें एक्स्ट्रा है, ऐसा वह मानता है। और वो ऐसा क्यों मान रहा है? क्योंकि वह गिलास की लंबाई पर फोकस कर पा रहा है। और किस पर फोकस नहीं कर पा रहा है? तो वह गिलास की चौड़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा है। वह एक बार में लंबाई एक ही दिशा पर फोकस कर पा रहा है। उसने जब इस ग्लास को देखा तो उसने लंबाई पर फोकस किया, तो उसने इसी की डिमांड की। अगर उसने चौड़ाई पर फोकस किया होता तो वह समझ पाता कि भाई एक ही साथ दोनों चीजों पे अगर वो फोकस करता तो वो समझ पाता कि इसकी लंबाई अगर घट गई है तो इसकी चौड़ाई भी तो बढ़ गई है। यानी कि एक साथ दोनों चीजों पर फोकस वो नहीं कर पा रहा है और वो या तो लंबाई पर केंद्रित है या फिर चौड़ाई पर केंद्रित है। इसीलिए बोला जाता है कि सेंट्रेशन किस अवस्था की विशेषता है, तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की ही विशेषता है। यानी केंद्रीकरण बच्चे के लिए अच्छा है कि खराब? तो आप कहेंगे कि खराब है। और जितनी भी खराब चीजें हैं वो ज्यादातर पूर्व बाल्यावस्था में आती हैं और जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो आपकी कॉन्क्रीट और फॉर्मल में चली जाती हैं। यानी कि क्वेश्चन ये आ सकता है कि सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण वो किस अवस्था की विशेषता है, तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। अगर आपसे पूछता है कि सेंट्रेशन किस अवस्था में आता है, तो पूर्व बाल्यावस्था में आता है। सेंट्रेशन किस अवस्था में चला जाता है, तो पूर्व बाल्यावस्था में ही चला जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। जब बालक कॉन्क्रीट ऑपरेशन में पहुंचेगा, मूर्त अवस्था में पहुंचेगा, तब वह केंद्रीकरण को छोड़ चुका होगा। यानी अब वह एक साथ दो दिशाओं पर फोकस कर पाएगा। अब वह बता पाएगा कि आप हमें पागल बना रहे हैं, दोनों में बराबर दूध है, क्योंकि ये चौड़ा है और ये लंबा है। तो इस तरह से हम लोग समझ पाते हैं कि सेंट्रेशन, ये जो सेंट्रेशन है इसमें बालक एक ही दिशा पर फोकस कर पाता है, केवल एक दिशा पर, और वो भी एक ही समय में। ये महत्वपूर्ण है, एक ही समय में। और हम लोग 3D में चीजें समझते हैं, एक ही बार में तीन दिशाओं में भी समझ जाते हैं। हम लोग देखते हैं अच्छा इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो क्या है इसमें? ये 3D का ऑब्जेक्ट है। लेकिन बालक नहीं समझ पाएगा क्योंकि बालक पहले एक ही दिशा पे फोकस कर रहा था। धीरे धीरे उसे 2D की चीजें समझ में आएंगी, फिर उसे 3D की। इसलिए हम लोग पढ़ाते हुए क्या करते हैं, सबसे पहले 1D पढ़ाते हैं, लाइन सिखाते हैं, रे सिखाते हैं, फिर हम उसे 2D सिखाते हैं, प्लेन सिखाते हैं, फिर हम 3D में जाते हैं, क्यूब बताते हैं, क्यूबॉइड बताते हैं, सिलेंडर बताते हैं। तो ये सारी चीजें सेंटर से ही, सेंट्रेशन से ही निकल के आ रही हैं।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट विशेषता पर इसकी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, सेंट्रेशन से क्वेश्चन आता ही है। एक और महत्वपूर्ण है जहां से क्वेश्चन रिपीट होता है, जिसका नाम है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, इसके कई नाम हैं, मीनिंग सेम है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग बोले या फिर इलॉजिकल रीजनिंग बोले, इलॉजिकल रीजनिंग, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव कंसेप्शन, अल्टरनेटिव कंसेप्शन। इसी को हम लोग कभी कभी कह देते हैं नॉन लॉजिकल थिंग्स, इसी को हम लोग कह देते हैं नॉन रीजनिंग थिंग्स, ऐसा। तो ये सारी बातें सेम हैं, क्योंकि ये पियाजे ने माना कि ये नहीं कहा कि पूर्व बाल्यावस्था में बालक में तर्क होता ही नहीं। उन्होंने कहा कि बालक में तर्क होता है, लेकिन कौन सा तर्क होता है? ऐसा तर्क जो सही तर्क नहीं है, यानी कि गलत तर्क है। कैसा तर्क है? गलत तर्क होता है बालक में। मतलब वो कुछ ऐसे ही बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए वो कैसे भी लिंक कर देगा। फॉर एग्जाम्पल वो कहेगा अच्छा पापा गोल हो रहे हैं, गोल रोटी खाते हैं इसलिए हो रहे हैं, तो वो लिंक कर दिया, बट इसमें कुछ ट्रुथ नहीं है। वो कहेगा देखा सूरज हमारे साथ चल रहा है, तो सूरज भी क्या है? लिविंग है। ऐसे बोलेगा चंद्रमा रात में आता है तो वो दिन में सोता है, और सूरज दिन में आता है तो वो रात में सोता है। अब उसका लॉजिक तो है, लेकिन वो लॉजिक गलत है, क्योंकि वो तो सोता ही नहीं है, वो तो 24 घंटे परमानेंट रहता है। अर्थ घूमती है, अर्थ के रिस्पेक्ट में सभी चीजें होती हैं, तो हम लोग जानते हैं। तो यानी कि इलॉजिकल रीजनिंग, अल्टरनेटिव कंसेप्शन, नॉन लॉजिकल थिंग्स, नॉन रीजनिंग थिंग्स, ये सारी विशेषताएं कहाँ आएंगी? पूर्व बाल्यावस्था में आएंगी। अल्टरनेटिव कंसेप्शन के बारे में क्वेश्चन बहुत बार आया है, और केवीएस में भी आता है और सीटेट में भी आता है। अल्टरनेटिव कंसेप्शंस हम लोग मानते हैं कि ये बेकार हैं, लेकिन ये बेकार नहीं है, ये यूजफुल होते हैं। हम लोग इसको एज ए रिसोर्स यूज कर सकते हैं। हम लोग इसे बालक की पूर्व धारणाएं कहते हैं। इसकी हिंदी अगर हम लोग देखें तो इसकी हिंदी है पूर्व धारणाएं। तो पूर्व धारणाएं जो हैं, जो बालक लेके आ रहा है, उसे हम लोगों को डिनाई, यानी टीचर को डिनाई नहीं करना है, नकारना नहीं है, ऐसा। तो क्या करना है? हम लोग इसको यूज करेंगे, यूज करके उसको क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे। और करेक्ट करने से क्या होगा? उसमें लॉजिक का विकास होगा। लॉजिक डेवलपमेंट ही क्या बनेगा लास्ट में? कॉग्निटिव डेवलपमेंट बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि ट्रांसडक्टिव रीजनिंग भी जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट विशेषता पे, जो बहुत महत्वपूर्ण है और आती है इसका नाम है आपका, इसका नाम जो नेक्स्ट विशेषता है इसकी, उसका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ईगोसेंट्रिज्म। इसको हिंदी में कहते हैं अहम केंद्रवाद, ऐसा। अब ये बोला, क्वेश्चन ये है कि अहम केंद्रवाद किस अवस्था में आता है? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता है। अहम केंद्रवाद का मतलब है कि बालक का स्वयं से बात करना, बालक का स्वयं से बात करना, वो भी कैसे? बोल बोल कर, बोल बोल कर बड़बड़ाता है, गाना टूटा फूटा बना देगा, लिंक कर देगा, कुछ भी बोलने लगेगा, बात में उसका गलत मीनिंग भी निकल जाता है। पिताजी डांटते हैं बेटा नहीं ऐसे गलत बात, तब उसको समझ में आता है कि हाँ गलत तो होगा, बट वो क्या करे? क्योंकि वो किस स्टेज में? ईगोसेंट्रिक, अहम केंद्रवाद की स्टेज में है। कोई उससे बात नहीं करता तो वो खुद से ही बात करने की कोशिश करता रहता है। इसको पियाजे ने कहा कि ये यूजलेस है। पियाजे ने कहा कि जो ईगोसेंट्रिज्म है वो यूजलेस है, अनुपयोगी है। ऐसा क्यों कहा?
क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी बालक में तर्क नहीं आया, बालक में तर्क नहीं आया। और बालक में तर्क क्यों नहीं आया? क्योंकि वो पूर्व बाल्यावस्था का है। कैसा तर्क है अभी उसमें? टूटा फूटा। अभी पढ़ा था हम लोगों ने कि टूटा फूटा तर्क रखता है, तर्क है। और पियाजे ने यूजलेस क्यों माना? क्योंकि उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट शुरू नहीं हुआ या अच्छे से नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ है अच्छे से। इसीलिए पियाजे क्या कह रहे हैं कि ईगोसेंट्रिक बालक है, जो यूजलेस है बालक के लिए। किस स्टेज में? प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता है। तो इस तरह से यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार ऑनलाइन पेपर में सीटेट के रिपीट होता है। ये 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ईगोसेंट्रिक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। और ये क्वेश्चन हमेशा वाइगोस्की से लिंक करके ही पूछा जाता है, लेकिन वाइगोस्की में जाएंगे तब हम लोग इसको डिटेल से कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ पियाजे की बात कर रहे हैं। तो पियाजे के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इसको यूजलेस बोला। यूजलेस क्यों बोला? क्योंकि बालक में संज्ञानात्मक विकास नहीं हुआ, उसमें अभी तर्क नहीं आया। तर्क कैसा है? गलत तर्क है, इसीलिए उसको अनुपयोगी बोल दिया। लेकिन ये बालक की विशेषता है। इसी विशेषता मतलब इसी स्टेज में वो क्या करता है? अहम केंद्रवाद रखता है। अब हम लोग चलते हैं एक और महत्वपूर्ण विशेषता पर, जिसके हम लोगों को ये भी एक ही तार लगती है, इसे कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी शब्द बना है रिवर्सिबिलिटी से, रिवर्सिबिलिटी से। ऐसा रिवर्सिबिलिटी ऐसा कहते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम लोग इसमें कुछ भर दें, मिल्क वगैरह, और इस वाले डिब्बे में ये मिल्क पलट दें। इसमें मान लेते हैं कि 1 लीटर था, तो पलटने पे क्या 2 लीटर हो जाएगा? कितना रहेगा? 1 लीटर ही रहेगा। ऐसा तो इसे कहते हैं कि ये तो रिवर्सिबिलिटी है, जो मिल्क आपने यहां से उठाया वही मिल्क आपने इसमें डाला, तो इसलिए ये क्या है? मात्रा इसमें रिवर्सिबल है। अब फॉर एग्जांपल के लिए ये हो गया खाली, अब इसमें आ गया मिल्क। अब ये गिलास भले ही बड़ा हो, ऐसा, ये गिलास भले ही बड़ा हो, ऐसा, अब ये मिल्क दोबारा इसमें डाल दिया, तो अब ये गिलास भले ही छोटा ले लिया हो हमने और बट चौड़ा है, तो ये पूरा अमाउंट इसमें आ जाएगा। लेकिन जैसे ही इसमें भरा तो बालक क्या करेगा? रोने लगेगा। बालक रोने लगेगा। क्यों रोएगा? कहेगा कि मेरा मिल्क कम हो गया, मैंने तो बड़े गिलास में लिया था, पूरा भरा हुआ था, इसमें तो कम हो गया, मुझे तो उसी गिलास में चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा है बालक? क्योंकि उसके अंदर अभी रिवर्सिबिलिटी नहीं है। वो ये नहीं समझता कि यही दूध आपने इसमें डाला, फिर यही पलट दिया एक दूसरे बर्तन में जो छोटा है, तो भैया दूध मात्रा तो सेम ही रहेगी, मात्रा थोड़ी चेंज होगी। तो हम लोग समझ पाते हैं कि रिवर्सिबिलिटी इस स्टेज की विशेषता नहीं है, इस स्टेज की विशेषता है इरिवर्सिबिलिटी। इसी का एंटोनियम है, विलोम शब्द है इरिवर्सिबिलिटी, यानी बालक ये नहीं समझ पाता। फॉर एग्जांपल के लिए आइस पिघलकर अगर बर्फ बन जाती है, तो ये जो सिंबल है ये रिवर्सिबिलिटी का ही है, रिवर्सिबिलिटी का। तो बालक ये नहीं समझ पाता कि जब बर्फ जो है पानी बनती है पिघलकर, और उसी पानी को दोबारा जमा दिया जाता है तो उतनी ही बर्फ बनेगी, ऐसा वह नहीं समझता। उसे लगता है बर्फ अलग है, पानी अलग है, या फिर उसको भ्रम हो सकता है कि पानी तो ज्यादा था, बर्फ कम बनी, या फिर बर्फ ज्यादा थी, पानी कम बना। तो ये इरिवर्सिबिलिटी जो विशेषता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज की यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। और यह जब प्री ऑपरेशनल स्टेज से कहा जाएगा बालक मूर्त अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में जाता है, तब बालक में ये इरिवर्सिबिलिटी चली जाती है और क्या आ जाती है? रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। अब हम लोग धीरे धीरे करके कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में जाएंगे, तब हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग अनदर विशेषता इसकी
देखते हैं। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट है। अब इसी में एक और है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन भी यही कुछ समटाइम्स यही है कि जब इसमें से मिल्क निकाल कर इसमें डाल देते हैं दूसरे बर्तन में तो मिल्क बढ़ हुई जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंजर्वेशन में बात हो रही है अमाउंट की। अमाउंट बोले तो मात्रा की। मात्रा हो सकती है वॉल्यूम में और सॉलिड भी हो सकती है, यानी लीटर में भी हो सकती है और किलोग्राम में भी हो सकती है। तो अगर चीनी उठा के इसमें डाली तो बालक नहीं समझ पाता कितनी गई, उसको लगता है कम हो गई। छोटे वाले में अगर डाल दिया तो अगर 1 लीटर दूध इससे इसमें पलट दिया, इससे इसमें पलट दिया तो उसको लग रहा है कम हो गया। यानी कि वो अमाउंट को लेकर भी डाउट में है, कंजर्वेशन में है कि कंजर्वेशन को नहीं कर पा रहा है, यानी कि संरक्षण नहीं कर पा रहा है। तो प्री ऑपरेशनल की विशेषता है संरक्षण ना कर पाना, और जब वह मूर्त अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशन में जाएगा तब वह समझ पाएगा कि संरक्षण हो गया है, यानी चीजें सेम है, मेरा दूध कम नहीं हुआ, चाहे इसमें डालो चाहे इसमें डालो, बर्फ से पानी बनाओ पानी से बर्फ बनाओ। तो ये कुछ बातें हैं। इरिवर्सिबिलिटी हम लोगों ने देख लिया, कंजर्वेशन हम लोगों ने देख लिया, इगोसेंट्रिज्म देख लिया, अल्टरनेटिव कंजप्शन देख लिया। तो इस अवस्था की हम लोगों ने ज्यादातर सारी विशेषताएं कर ली हैं, और एक ही लास्ट विशेषता है, 2 विशेषताएं और हैं जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ इसमें समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं आप लोग अपना फीडबैक दीजिए। हम लोग बहुत उत्सुक रहते हैं आपके फीडबैक के लिए। अगर कोई कमी रह जाती इस लेक्चर में तो हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।